हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का। और इसके पहले का क्वेश्चन जो है हो चुका है, जाकर के प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल। नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल। और नो द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्पेयर, blame, nothing but well and fair, and what may quite us in that so noble। अब ये इसमें पूछ रहा है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लाइन है आपका सैमसन एगोनिस्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सैमसन एगोनिस्ट से। और इस वाले लाइन में इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो इसका मतलब निकल रहा है आपका कि नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, आंसू बहाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या है? यहाँ आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग टू वेल, रोने, छाती पीटने या इन सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं है। यानी दुर्बलता जो है, यहाँ पे दुर्बलता जैसी कोई चीज़ें नहीं है। नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, यहाँ रोने के लिए कुछ नहीं है ना, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं है ना, रोने पीटने, छाती पीटने के लिए कुछ है। कोई दुर्बलता ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट वाले लाइन में है आपका डिस्पेयर, ब्लेम और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। ये थर्ड नंबर का लाइन कह रहा है डिस्पेयर और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड व्हाट मे क्वार्टर्स इन डेथ सो नोबल। इन दोनों लाइन का मतलब होता है कोई दुर्बलता नहीं है, कोई अवमान नहीं है, निंदा या दोष नहीं है, कुछ भी अच्छा उचित नहीं है, और क्या मृत्यु हमें इतना शांति दे सकती है। इसका मतलब यही हो गया कि सब मिला करके यहाँ पर यही है कि दुर्बलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप रो लीजिए, छाती पीट लीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ निंदा दोष कुछ ना, निंदा कुछ है ना कोई दोष है। ठीक है ना, कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। किसमें? सैमसन एगोनिस्ट में। ठीक है। सैमसन एगोनिस्ट इनका क्या है? तो इनका है जो ड्रामेटिक वर्थ होता है ना, ड्रामेटिक प्ले जिसको कि परफॉर्म नहीं किया जाता है, केवल बैठ करके ही पढ़ा जाता है। एक प्ले होता है जो कि केवल बैठ करके, ब्लैंक वर्स में है, जो कि बैठ करके केवल पढ़ा जाता है। क्या है? सैमसन एगोनिस्ट। ये पब्लिश हुआ था आपका 1671 में पैराडाइज रीगेन के साथ में। ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट आपको बताई ही है। ऑन इज ब्लाइंडनेस सोनेट है इनका। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। मिल्टन का फेवरेट कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो स्वयं मिल्टन को भी बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है। इनका फेवरेट बुक होता है कौन सा? पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है। और सैमसन एगोनिस्ट अभी बताएं 1671 में। पैराडाइज रीगेन ये भी इसी के साथ में। ठीक है। तो आगे चलते हैं। थीम ऑफ एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका का थीम पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका एक स्पेशल थीम होता है। क्या होता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी जो फ्रीडम होता है प्रेस का, यानी कुछ छपाई का या कुछ पब्लिश करने का जो प्रेस था, उस पर क्या हो गया था? बैन लग गया था। बैन कैसा लग गया था कि जैसे कि जो सेंसर बोर्ड है पहले वो चेक करेगा कि कोई ऑफेंसिव चीज़ें तो नहीं है, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं है जो कि देश के विरुद्ध हो या फिर जो उस टाइम के किंग थे उसके विरुद्ध हो। तो इसकी वजह से इसके लिए ये लोग क्या लगाए थे? प्रेस पे बैन लगाए थे। ठीक है। कि जांच होगी उसके बाद ही कोई चीज़ वो होगा, पब्लिश होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें कब लगाई गई थी फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो ये लगाई थी आपकी 1643 में। जब 43 में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो लगा दिया गया था, तो इसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट करने के लिए ये वर्क लिखे थे। कौन सा? एरोपेजिटिका। ठीक है। और ये कब लगा था फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो ये लगा था आपका 1643 में, और इसको पब्लिश कर देते हैं 44 में। ठीक है। 1644 में इसको वर्क को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। अब इसमें पूछा है पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ, तो ये तो पता ही होगा आप लोग को। इस टाइम पे क्या हुआ था? तो इस टाइम पे सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज रीगन पब्लिश हुआ था। इस टाइम पे क्या हुआ था? तो इस टाइम पे जो है किंग एडवर्ड जो इनके फ्रेंड रहते हैं मिल्टन के, वो डाइड कर जाते हैं 37 में, 1637 में। और इसी टाइम पे ये जो वर्क है इनका
कौन सा वर्क है? लिसिडस। लिसिडस जो इनका वर्क है, लिसिडस, ठीक है, लिसिडस इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। वो क्या है? पास्टोरल एलिजी है, वो लिखना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है कि मिल्टन्स एरोपेजिका कंसर्न विथ, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि मिल्टन की एरोपेजिका किससे कंसर्न करती है। तो आप ये ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो लिबर्टी ऑफ प्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिबर्टी ऑफ प्रेस। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो प्रेस पे रोक हो गया था, तो उसकी लिबर्टी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए ये बात किए हैं किसमें? एरोपेजिटिका में, ठीक है। कंसर्न किए हैं उसके बारे में, और ये उनका थीम भी रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस या लिबर्टी ऑफ प्रेस। प्रेस दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनका मतलब होता है केवल फ्रीडम ऑफ प्रेस से। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि पब्लिश होती है इनकी 1644 में, एरोपेजिटिका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइंड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड his mind upon writing some monumental political work। यानी इसमें बोल रहे हैं मिल्टन कि जो मिल्टन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने माइंड को जो है वो फिक्स कर लेते हैं। कब फिक्स करते हैं? 1637 में। मिल्टन जो है अपनी फ्रेंड, उनका कोई फ्रेंड था, उसके लिए वो अपना माइंड को सेट कर लेते हैं। क्या सेट करते हैं? कि वो एक मोन्यूमेंटल पॉलिटिकल वर्क लिखेंगे, ठीक है। तो वो किसके लिए करते हैं? तो वो करते हैं हेनरी लॉज के लिए। किसके लिए? हेनरी लॉज के लिए, ठीक है। ये कौन है? जो इनके फ्रेंड है, जिनके लिए लिसिडस लिखे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, द वुमेन करेक्टर डेलिया अपीयर्स इन। यानी जो वुमेन करेक्टर रहती है डेलिया, वो किस में अपीयर होती है? तो वो होती है इनकी, कब होती है फ्रेंड्स? तो ये इनकी होती है सैमसन एगोनिस्ट में। सैमसन एगोनिस्ट में जो है इनकी जो फीमेल कैरेक्टर होती है डेलिया, वो अपीयर होती है, ठीक है। और भी इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक होता है इसमें मैनोआ होता है, ठीक है, मैनोआ, ठीक है। और कौन होता है? एक सैमसन तो होता ही है, ठीक है। और कौन होता है? और इनका एक फ्रेंड होता है, हराफा होता है, ठीक है, हराफा भी होता है, ठीक। कैरेक्टर, ये ड्रामा है तो इसमें कैरेक्टर प्ले है, या प्ले या ड्रामा है, ठीक है। और ये जो प्ले या ड्रामा है, ये इनका पब्लिश करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए लिखे थे ये, ठीक है, जॉन मिल्टन। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनका, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन। अब इसमें पूछ रहा है कि मिल्टन के लिए ये रिमार्क जो है कौन बोला है, ठीक है। तो क्या है रिमार्क? मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। यानी मिल्टन जो है वो डेविल्स की पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, बिना ये जाने। यानी लेखक का कहने का मतलब है, क्रिटिक्स का, कि जो मिल्टन है उनको नहीं पता था कि वो डेविल्स की पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपके विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ये बोलते हैं कि मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये इनको यही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मिल्टन को ये पता नहीं होता है। बुक 1 की बात स्पेशली करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? ये पैराडाइज लॉस्ट का जो बुक 1 होता है उसके बारे में स्पेशली बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो मिल्टन है वो सैटर्न को जो है ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब वो दिखाते हैं कि सैटर्न जो है वो उसकी जो अच्छी क्वालिटी है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कोल्ड्रिच पता ही होगा आपको, अदर ऑप्शन भी पता ही है, सब डिस्कस किया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें, कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन जो है ब्लाइंड हुए थे, किस एज में ब्लाइंड हुए थे? तो वो हुए थे 44। यानी मिल्टन जब कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए थे तो उस टाइम पे उनका एज कितना होता है फ्रेंड्स? तो उनका एज होता है 44। कितना होता है? 44। और कौन से ईयर में होते हैं? तो
वो होते हैं 1651 में। कब होते हैं? 1651 में। इस टाइम पे वो जो है ब्लाइंड हो जाते हैं जब 44 साल के होते हैं, ठीक है। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके बाद ही उनका जो इपिक है, जो वर्क है, दोनों का दोनों इपिक, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, ठीक है, और एक वर्क सैमसन एगोनिस्ट, जो अच्छी अच्छी जो बुकें हैं उनकी जो पब्लिश हुई थी वो सब इनके ब्लाइंड होने के बाद ही, जैसे इनका एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो भी, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्ट, ये सारा का सारा वर्क इनका कब पब्लिश हुआ है? तो ये सब का सब इनके ब्लाइंड होने के बाद भी पब्लिश हुआ है, ठीक है। मतलब पहले तो अच्छा लिखते ही थे, ब्लाइंड होने के बाद भी मतलब बेटर ही लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो ये कितने बार क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए कितना रिपीट करता है क्वेश्चन। बिना आप प्रीवियस ईयर पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा होगा कि जो आपका क्वेश्चन आउट हो चुका है वो ऑब्वियसली आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका स्किप हो गया तो समझिए सिलेक्शन से बाहर हो गई, ठीक है। तो 12 बुक में है, ठीक है। कितने बुक में है? 12 बुक में। पहले बार में 1667 में पब्लिश होता है, उसमें 10 बुक होता है, ठीक है। इसके 7th और 10th नंबर के बुक को क्या कर देते हैं? 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में कर देते हैं दोनों को, ठीक। और उसके बाद ये 10 बुक रहता है 67 में, उसके बाद 1674, ठीक है, जब इनका डेथ होता है, ठीक, उस टाइम पे क्या करते हैं? इसको 12 बुक में कर देते हैं, ठीक है। कितने बुक में? 12 बुक में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इस बुक का पैराडाइज लॉस्ट का दूसरा वो क्या होता है, दूसरा टाइटल क्या है? तो ये जो लिखा जाता है तो ये इसको यही बोला जाता है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी जो जस्टिफाई करते हैं वेज को, रास्ते को भगवान से, और भगवान को और इंसान को जो जोड़ता है उस रास्ते को ये जस्टिफाई करते हैं। कौन? जॉन मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अब इसमें पूछ रहा है कि राइटर कौन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का, तो वो हैं आपके जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो होते हैं वो लिखते हैं लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। क्या लिखते हैं? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। और ये लिखते कब हैं? तो ये लिखते हैं 1670 में, ठीक है। कब लिखते हैं? 1670 में। लाइफ ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की, अरे सॉरी फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन की हिस्ट्री को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, यानी मिल्टन का जो हिस्ट्री है वो किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं आपके सैमुअल जॉनसन। कौन लिखे हैं? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन जो है फ्रेंड्स वो लगभग क्या श्योर ही 52 राइटर्स की बायोग्राफी को लिखते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ और उनकी बायोग्राफी को लिखते हैं। कौन? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। और ये लिखते कब हैं इसको? तो जब मिल्टन का डेथ हो जाता है 1674 में, ठीक है, 1674 में, जब 1674 में इनका डेथ हो जाता है उसी के जो है उसी के कुछ साल बाद यानी 1679 में जो है वो डॉक्टर जॉनसन जो है इनका जो है वो लिखते हैं, ठीक है, लाइफ ऑफ मिल्टन। इनका जो एक लाइफ स्केच है वो लिखते हैं। कौन? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। और यही नहीं 52 राइटर्स का जो है ये लिख चुके होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला इनका क्वेश्चन है इन विच ईयर मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश। कितने बार ये क्वेश्चन आएगा? देखो फ्रेंड्स ये 1667 में है क्वेश्चन, ठीक है। अरे आया हुआ होता है क्या? पैराडाइज लॉस्ट, तो ये बता ही दिए हैं। और इनका कुछ इम्पोर्टेंट इसमें तो नहीं दिख रहा है ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वाज रिटन, यानी मिल्टन का जो लिसिडस है वो कब लिखा गया था? तो मिल्टन का जो लिसिडस है फ्रेंड्स वो लिखा गया था आपका 1637 में, जब किंग एडवर्ड का जो डेथ हो जाता है इरिस सी में डूब करके, ठीक है। इरिस सी में ये डूब जाते हैं और इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। कब? 1637 में। उसी टाइम पे लिखना शुरू करते हैं और जस्ट एक साल बाद 1638 में इसको जो है पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। लिसिडस क्या होता है? पास्टोरल एलिजी होता है, ठीक है। पास्टोरल एलिजी क्या होता है? तो पास्टोरल एलिजी वो होता है जिसमें एक गडेरिया जो होता है अपने किसी डियर फ्रेंड्स या किसी अपने प्रेमी के लिए ऐसा गाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दूसरा वाला भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा एक बार,
ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है इनका 32 में क्या होता है, तो ये शेक्सपियर इनका एक वर्क करके है ऑन शेक्सपियर वो आता है। ठीक है, 38 में इसको पब्लिश ही करते हैं लिसिडस को। 36 का कुछ ऐसा ऑथेंटिक वो नहीं है। ठीक है, 37 में क्या है, ये लिखना शुरू करते हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि जो लिसिडस है वो कितने भाग में है, तो लिसिडस जो है आपका 6 भाग में है। कितने भाग, 6 सेक्शन में है। कितने सेक्शन में है, 6 सेक्शन में है। ठीक है, और ये 6 सेक्शन क्या क्या होते हैं, तो 6 सेक्शन इनके जो होते हैं लिसिडस के, तो वो इनके होते हैं। पहला होता है पहला वाले को क्या बोलते हैं, इपीलॉग। ठीक है, इपीलॉग पहला सेक्शन होता है, इपीलॉग होता है। ठीक है, दूसरा वाला सेक्शन क्या होता है, ये 4 सेक्शन जो है ये बुक के बारे में डील करता है। ठीक, लिसिडस रोता है। और थर्ड वाले सेक्शन में क्या होता है, तो प्रोलॉग, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे पहले होता है प्रोलॉग, बाद में होता है इपीलॉग। यहाँ पे प्रोलॉग कर दीजिए। ठीक है, प्रो मतलब पहले होता है। ठीक है, प्रो मतलब पहले। जो प्रोलॉग होता है वो कोई भी बुक स्टार्ट होने से पहले ही लिखा जाता है। इपीलॉग जो होता है वो अंत में लिखा जाता है। ठीक है, इपीलॉग, थोड़ा माइंड ध्यान इधर उधर हो गया। ठीक है, प्रोलॉग, फिर 4 सेक्शन और फिर इपीलॉग। ठीक है, इपीलॉग जो होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। और इसी बात पे एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, जो शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है उसमें भी प्रोलॉग इपीलॉग दोनों हैं। ठीक है, शेक्सपियर का एक वर्क ही है जिसमें कि प्रोलॉग इपीलॉग दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है द line the mind is its own place and in itself can make a heavens of hell a hell of heaven। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस। जो दिमाग है वो अपने ही जगह पर है। ठीक है, दिमाग जो है वो अपनी जगह पर है। एंड इट सेल्फ कैन मेक, और ये क्या कर सकता है, दिमाग जो है अपनी जगह पे है, लेकिन दिमाग जो है स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। ठीक है, दिमाग क्या करता है, स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना देता है। तो ये किस में बोला गया है, तो ये बोला गया आपका पैराडाइज लॉस्ट में बोला गया है। ठीक है, कॉमर्स इनका एक मास्क है। पैराडाइज रीगेन आपको पता ही है, ये भी इनका अनदर रिपीक है। लिसिडस एक इनका पास्टोरल एलिजी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला है 76 नंबर का क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वाज। सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर कौन है, तो सैमसन एगोनिस्ट का ऑथर जो है जॉन मिल्टन है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सैमसन एगोनिस्ट आपका वर्स ड्रामा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और बेन जॉनसन कौन है, तो बेन जॉनसन वही हैं जिनको कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से एसोसिएट किया जाता है। और इनका 2-4 जो वर्क है बहुत फेमस है, जैसे वोलपोल हो गया, एल्केमिस्ट हो गया। ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हो गया, और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक होता है आपका एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो ये सब किसका है, ये बेन जॉनसन का है। ठीक है, एलिजाबेथन एज के जो राइटर होते हैं। जॉन वेबस्टर कौन है, तो ये भी एलिजाबेथन पीरियड के हैं। तो इनका कौन सा है, इनका एक वर्क है डचेज ऑफ माल्फी। डचेज ऑफ माल्फी इनका वर्क है एक फेमस। ठीक है, और जॉन फ्लेचर वो है जो कि शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट करके लिखते हैं वर्क को। क्या करते हैं, शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट करके लिखते हैं वर्क को। सैमसन एगोनिस्ट आपको पता ही चल गया कि ये एक ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी है, मतलब ये ट्रेजेडी है, एक क्लासिकल है, ग्रीक क्लासिकल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो चुके हैं, तो आप वहाँ पे चले जाइएगा पुराने वाले वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा वहाँ जा करके, प्ले लिस्ट में होगा। तो चलिए नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 77 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच पोएम द फॉलोइंग लाइन अपार्ट। ये किस पोएम से लिया गया है, तो है इसमें फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हर्ट सेल बर्न। अब इसमें बोल रहा है कि उनके लिए जो है अब और जो है जलता हुआ हृदय नहीं बुझेगा। अब उनके लिए जो है जलता हुआ हृदय अब और नहीं बुझेगा। तो ये किस में का है, तो ये है आपका ग्रेज इलेजी से। जो ग्रे हैं, थॉमस ग्रे हैं, उनका एक वर्क है इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, कौन सा है, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये पब्लिश कब होता है, तो ये होता है आपका 1651 में। ठीक है, ये पब्लिश कब होता है,
1651 नहीं, ये तो आगे का है फिर, तो 1651 नहीं 1751 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1751, ठीक है। इस टाइम पे ये लिखते हैं थॉमस ग्रे इलेजी रिटन इन कंट्री चार्ट। उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है, फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हर्ट सेल्पन। अब इसमें जो बताया गया है, तो इसमें बताते हैं ना आपके थॉमस ग्रे कि कब्र होता है, कब्र के पास जाते हैं और कब्र पे जाने के बाद जो जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है उनको ग्लोरीफाई करते हैं, यानी जो मर चुके हैं उनके बारे में बताते हैं कि इनकी जो फैमिली है अब और नहीं रोएगी, ठीक है। अब इनके बच्चे जो है अब और इंतज़ार इनका नहीं करेंगे क्योंकि वो मर चुके हैं। जैसे पहले क्या होता है कि जब इंसान ज़िंदा होता है तो लोग बच्चे जो होते हैं अपने पिता के आने का इंतज़ार करते हैं और पिता के आने के बाद वो खुश हो जाते हैं। तो इसमें यही बता रहा है कि जो यहाँ पर लेटे हुए लोग हैं इस कब्र के पास, अब उनके लिए जो है दोबारा उनके बच्चे जो हैं उनका इंतज़ार नहीं करेंगे फिर कभी, ठीक है। उनकी पत्नियाँ नहीं इंतज़ार करेंगी, ठीक है। और ये बोलता है कि एक बार मर चुके हैं तो इनके लिए जो है जलता हुआ हृदय दोबारा नहीं बुझेगा। क्या बोलते हैं? फॉर देम, उनके लिए नो मोर ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मतलब क्या होता है? तो ब्लेजिंग मतलब आपका होता है धधकता हुआ या फिर धड़कता हुआ या फिर दुख से भरा हुआ हृदय जो है दोबारा नहीं बुझेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया। और ये क्वेश्चन में आपका डाल दिया है थॉमस ग्रे का, जबकि ये चल रहा था मिल्टन का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट किसका टाइप का वर्क है? तो ये है आपका वर्ड्स प्ले। क्या है? वर्ड्स प्ले। और ये ट्रेजेडी है, ठीक है। वर्ड्स प्ले है और उसके साथ साथ ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये ट्रेजेडी है। एक क्लासिकल जो ग्रीक है ट्रेजेडी है। किस फॉर्म में है? क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी फॉर्म में है, ठीक है। और ये पब्लिश कब होता है? सैमसन एगोनिस्ट तो होता है 1671 में। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन मिल्टन क्या है? तो मिल्टन एलिजाबेथन पोएट है? नहीं। मिल्टन क्या है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथन पोएट जो पीरियड चलता है तो वो होता है आपका 1658 नहीं फ्रेंड्स, 1658 नहीं, 1558, ठीक है। 1558 से जब एलिजाबेथ किंग थ्रोन पे आती हैं उस टाइम से लेकर के 1603 जोकोबियन के टाइम तक चलता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या शुरू होता है फ्रेंड्स? तो जोकोबियन एज शुरू होता है, ठीक। तो ये क्या हो गए आपके ये जन्म इनका कब होता है? तो 1608 में होता है। इस वजह से इनको क्या बुलाया जाता है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। क्या बुलाया जाता है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इसमें बोल रहा है कि मिल्टन, मेरे प्यारे मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ठीक है। तुम आज भी हमारे हृदय में जिंदा हो, ठीक है। तुम आज भी हमारे हृदय में जिंदा हो। तो ये कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। किस वर्क में बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मिल्टन 1802, ठीक है। टू मिल्टन या फिर सोनेट का नाम क्या है फ्रेंड्स? टू मिल्टन या फिर क्या बोला जाता है इसको? लंदन 1802, ठीक है। ये सोनेट होता है किसका? ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डब्ल्यू बीट्स कौन है? सेलिंग टू वाइजेंटियम जो लिखे हैं। अर्नोल्ड कौन है? जो डॉवर बीच लिखे हैं। जॉन किट्स जो कि ओट्स का कलेक्शन रखते हैं, ठीक है। इनको सेंसुअस पोएट भी बोला जाता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों का पोएट। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है आपका 1770 में और कब तक रहते हैं जिंदा? 1850 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। मिल्टन का जो पोएट्री का स्टाइल है वो जनरली क्या रिगार्ड किया जाता है? किस स्टाइल में होता है? तो ये ग्रैंड स्टाइल में होता है। कैसा होता है? ग्रैंड। ये ग्रैंड क्यों हो जाता है? तो ग्रैंड इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मिल्टन होते हैं वो अपने वर्क में जो है फ्रेंड्स
वो क्लासिकल राइटर्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो राइटर्स हैं आपके, होमर हो गए, ठीक है। होमर का जो वर्क है, होमर का जो वर्क है वो पुराना जो वर्क है उन सबको पढ़ते हैं, उसके एलिमेंट्स को इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। किसमें? पैराडाइज लॉस्ट में भी यूज़ किए हैं, पैराडाइज रीगेन में भी। तो अच्छा जो वर्क होता है पहले के राइटर्स का, रोमन राइटर्स का, ठीक है, इलियड और ओडिसी जो है इनका वर्क है होमर का, उस सब का स्टाइल जो है इसमें अपनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या बुलाता है? ग्रैंड स्टाइल राइटर बुलाता है, ठीक है। ये क्या बुलाते हैं? ग्रैंड स्टाइल राइटर। तो नेक्स्ट चलते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कॉमस क्या है? तो ये मास्क है, आपको पता ही होगा। पास्टोरल इलेजी जैसे इनका एलेगोरी है। फार्स ये भी एक कॉमेडी का रूप होता है, ठीक है। पोएटिक लाइन कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। Whom does Milton accuse in Paradise Lost? The sons of Belial fall in solace and wine. अब ये जो लाइन है पैराडाइज लॉस्ट में वो किसके लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट का जो लाइन है वो किसके लिए बोला गया है? तो ये आपका बोला गया है जो एंग्लिकन क्लर्जी होते हैं। कौन? जो एंग्लिकन क्लर्जी होते हैं उनके लिए जॉन मिल्टन ये वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं द सन ऑफ बेलियन फ्लॉन विथ इन सोलेस एंड वाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? विथ सोलेस एंड वाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि बेडियन की जो आत्मा है उसको शांत और शराबी में उड़ा दिया, ठीक है। बेडियन की आत्मा को शांति और शराब में उड़ा दिया, ठीक है। तो ये किसको बोला जाता है? तो जो एंग्लिकन चर्च होते हैं, एंग्लिकन चर्च या फिर इसको कैवेलियर पोएट्स, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? एंग्लिकन चर्च, ठीक है। क्या हो जाए? एंग्लिकन क्लर्जी, चर्च नहीं क्लर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 84 नंबर का क्वेश्चन है आपका मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। जो मिल्टन की जो पोएट्री है वो क्या है? वो मिरर है जिसमें कि राइटर्स के कैरेक्टर्स को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत दिया है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मैक मिलन होता है, एम मार्क मिलन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आप देख लीजिए, एम मार्क एम मार्क मिलन, ठीक है। एम मार्क मिलन आ गया इसमें, ठीक है। तो ये जो इस लाइन को बोलते हैं इसके पहले भी आ चुका है ये लाइन। तो चलिए आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एज ऑफ ड्राइडन। क्या होगा फ्रेंड? तो ये होगा आपका एज ऑफ ड्राइडन का एज, ठीक है। ड्राइडन का एज क्या है? तो ड्राइडन का एज है आपका 1660, जब रेस्टोरेशन एज शुरू होता है। जब रेस्टोरेशन एज शुरू होता है चार्ल्स सेकंड के गद्दी पर बैठने पर, जैसे जो चार्ल्स सेकंड जो होते हैं वो फ्रांस से इनको बुलाया जाता है कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद। कॉमनवेल्थ पीरियड कब तक शासन में रहती है? तो 1660 से पहले तक रहती है, ठीक है। इस टाइम पर क्या आते हैं? चार्ल्स सेकंड आते हैं। कौन आते हैं? चार्ल्स सेकंड आते हैं गद्दी पर, ठीक है। क्या इस्टेब्लिश करते हैं? तो अपनी मोनार्की को, जो राजतंत्र होता है उसको स्थापित करते हैं चार्ल्स सेकंड, ठीक है, स्थापित करते हैं। और उसके बाद थिएटर्स को ओपन करते हैं। तो जॉन ड्राइडन जो होते हैं भाई, तो जॉन ड्राइडन दुम हिलाते हुए आखिरी में आ जाते हैं और बोलते हैं, इनके शरण में आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब जो है थिएटर्स ओपन होगा और यहाँ पे चीज़ें पब्लिश की जाएंगी। तो जॉन ड्राइडन और एक फीमेल ऑथर होती हैं अफ्रा बेन। कौन होती हैं? ड्राइडन होते हैं मेल में और फीमेल में होती हैं अफ्रा बेन। ये दोनों के दोनों लोग जो है थिएटर पे कब्जा कर लेते हैं, समझिए उस टाइम पे। तो इस वजह से इस एज को क्या बोला गया? जॉन ड्राइडन का एज, ठीक है, एज ऑफ ड्राइडन। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगला हमारा ड्राइडन एज से शुरू होगा, बहुत इंटरेस्टिंग एज है ये। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।